अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी इनसाइड स्टोरी है वो एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है कि रियलिटी ऑफ वॉर, कि जंग की हकीकत। ये असल में जंग क्या होती है और ये क्यों की जाती है और इससे किस तरीके से जो है वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। क्या ये वाक़तन एक डिफेंस मैकेनिज़्म है या कि एक कारोबार की हैसियत रखता है दुनिया में। तो जैसा कि आपको पता है कि वार दो किस्म की होती है। आप या तो आप अपना डिफेंस में अपने एनिमी के खिलाफ लड़ते हैं, या जब एनिमी आपकी जो है वो आपके खिलाफ कुछ तैयारी कर रहा होता है, अभी हमला नहीं उसने किया होता, तो आप उसको नाकाम बनाने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, जैसा कि यूक्रेन और रशिया की जंग में है, ये इसको आप ऑफेंसिव बोल रहे हैं, और जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान की हुई है इसको आप डिफेंसिव बोल रहे हैं। और अगर फ़लस्तीन जो है वो उसकी अपनी फोर्स होती है और वो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहा होता तो ये भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म ही था। तो ये जो वार है बेसिकली, अगर तो इन दोनों पर्पस के ऊपर चल रही हो तो ये काफ़ी मतलब डिफेंस में तो बिल्कुल ही ठीक है। ऑफेंसिव में भी कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि आप अपने दुश्मन से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं ऑन अ रियलिटी बेसिस। ज़ाहिर है एक दुश्मन अगर आपके खिलाफ तैयारी कर रहा है और आप उससे रोकना चाह रहे हैं, तो आप ज़ाहिर है कभी इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे, कभी किस फैक्टर को यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑफेंस पर्पस में आएगा, यानी ऑफेंस टाइप ऑफ वार में आ जाएगा। लेकिन अब इसके पीछे बेसिकली अगर आपका पर्पस किसी जगह के ऊपर ये हो कि एक कोई एजेंडा मुसल्लत करना है, कोई नई बात या अपना वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड बनाना, जैसे फ़र्ज़ किया मिडल ईस्ट है, तो मिडल ईस्ट में फ़र्ज़ किया अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर उसका होल्ड हो जाए, और जो 37-33 जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो मिडल ईस्ट में आते हैं वो सारे के सारे उसके अंडर हो जाएं। तो उसके लिए वो जब उन अरब ममालिक के दरमियान कोई एक नया एजेंडा, नया कोई जैसे आप कहते हैं कि फतूर या नया कोई झगड़ा बनाने की कोशिश करता है या बनाता है, उसके बाद जब वो वहाँ पर लड़ते हैं और अमेरिका किसी एक साइड को जो है वो अपने साथ लेता है और दूसरे के खिलाफ लड़ता है, ठीक है, तो ये जो वार है ना, ये पूरी तरीके से एक क्राइम है ह्यूमैनिटी के खिलाफ। ठीक है, कि आप एक जहाँ पर अमन था वहाँ पे आप एक नई जगह चीज़ क्रिएट की अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, अपने लोगों के थ्रू, इदारों के थ्रू, जो खुफिया जो है वो तरीके से वहाँ पर आए, उनके भेस में आए, उनका लिबास पहना, उनकी ज़ुबान सीखी, फिर उनके अंदर ही जो है एक खलफशार क्रिएट किया, फिर उनको लड़ाया। जब वो लड़ाई क्रिएट होगी तो अमेरिका जो ये चाहता था कि लड़ाई क्रिएट हो और मैं एक हिस्से को मैं सपोर्ट करूं और उसके बदले में दूसरे के खिलाफ लड़ूं, जब दूसरा हार जाएगा तो पूरा खित्ता मेरा हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो उस खित्ते को मैं अंडर यूएस जो है वो एक समझें कॉलोनी के तौर पर लेकर, जब वो मेरे अंडर होंगे तो फिर मैं बहुत सारे काम अपने किसी बड़े दुश्मन जैसे रशिया है उसके खिलाफ कर सकता हूँ या चाइना के खिलाफ कर सकता हूँ। तो ये जो इस तरह की वार होती है ये बड़ी ख़तरनाक भी है और गलत भी है, और एक किस्म का क्राइम है ह्यूमैनिटी के खिलाफ। लेकिन जब ये होती है तो जाहिर है दूसरे जो आपके बड़े दुश्मन हैं वो भी तो खामोश नहीं बैठे होते। चाइना और रशिया को भी पता है कि अमेरिका जब ये कर रहा है तो उसका पर्पस क्या है। इवन चाइना की जो MSS है वो इंटेलिजेंस में इवन दुनिया से मेरे ख्याल में रैंकिंग में शायद आपको सामने नज़र ना आए, लेकिन दुनिया में वो इन सब फोर्सेस से आगे। तो वो भी फिर दूसरा जो धड़ा होता है, वो जो दूसरा फैक्शन होता है उसको भी वो फिर सपोर्ट करते हैं। और फिर ये जो जंग है, ये दो बड़े प्लेयर्स की जंग और उसके साथ जो नीचे मिले होते हैं जो उसके हमायती होते हैं, वो उनकी जंग, ये फिर एक बड़ी जंग क्रिएट कर सकती है। तो ये जो जंग है जो ना डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर है ना ही ऑफेंस मैकेनिज्म के ऊपर है, बल्कि टू गेन मोर पॉपुलैरिटी और टू गेन मोर कंट्रोल इन द टेरिटरी, ये जो चीज़ है ना, ये असल में दुनिया को बर्बाद करती है। और इसी की बदौलत जो है वो फिर क्या होता है, बाज़ दफ़ा
जंगी जुनून बंदे के ऊपर सवार होता है, हुक्मरान के ऊपर सवार होता है, एक मुल्क के ऊपर सवार होता है, तो वो फिर क्या होता है, पूरी दुनिया में वो जंग फैल जाती है। और फिर वो ये चाहता है कि मैं पूरी दुनिया को अपने जो है वो हैंड ओवर कर लूँ और मैं उसका बाप बन जाऊँ कि अब मैं जो कहूँगा वही सारी दुनिया करेगी। ये एक दफ़ा ख्वाब जो है वो जर्मनी के हिटलर ने देखा था और फिर वो अपने आप को खुदकशी करके उसको अपने आप को मारना पड़ा, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि होना ये चाहिए कि तमाम ममालिक को मिलकर, अगर आपने एक आर्थिक होम है ना, घर है, उसको अपने अच्छे तरीके से चलाना है तो कोलैबोरेट करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो आपका कोई इशू नहीं होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने मुल्क की हद तक रहें, उसको बेहतर करें और डिफेंस तक रहें, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो बहुत ज़्यादा ये होगा कि फिर अगर किसी ने को ऑफेंस पर्पस किया है, कोई एक्शन किया है, तो फिर उसके बदले में आप एक लिमिटेड सी वार जो है ना उसके ऊपर हो सकती है। लेकिन जब इस तरह के मामला आप करते हैं तो फिर क्या होता है, एक बड़ी जंग क्रिएट हो सकती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको इस बात की समझ आ गई हो कि वार क्या है, वार किन पर्पस के लिए यूज़ होती है और कितने टाइप्स की है और क्यों कर की जाती है। लेकिन आगे की जो बात है वो ये है कि क्या जो आज की जंग है वो एक बिजनेस है या है एक हकीकी जंग है, जो जिसमें आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाते हैं, अपनी कौम को बचाते हैं। तो एज पर जो रिसर्च है वो ये है कि जो आजकल की जंगें, स्पेशली अभी अब रिसेंटली ये जो इंडिया पाकिस्तान की एक लिमिटेड सी वार हुई है, इसमें भी आपको पता चल गया होगा कि आजकल की जो वार है उसमें जो पर्पस है उसका वो डिफेंस इंडस्ट्री को रिनाउन कराना है, उसकी पहचान करानी है कि किसका डिफेंस सिस्टम ज़्यादा बेस्ट है, किसके पास ज़्यादा हथियार अच्छे हैं और किसके हथियार जो है वो अच्छे हैं, तो उसकी मार्केट को कहाँ कहाँ तक किन किन मुल्कों को ज़रूरत हो सकती है और उनको चाहिए कि वो वहाँ से ख़रीदें। ठीक है, अगर आप आज भी सर्च करें ना तो टॉप 10 दुनिया के बिजनेसेस में एक बिजनेस हथियार का भी है, वेपन्स का है, और वो डिफेंस पर्पस के लिए नहीं है। ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों के लिए वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो आज की जंग है उसमें क्या होता है कि जो अब अपने हथियार बनाते हैं, अगर वो यूज़ हो जाए प्रॉपरली और वो अपने आप अपनी जो है वो एक पहचान बना दें कि हाँ ये जो हथियार है वो काफ़ी पावरफुल है फलां टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़, तो उसकी मांग जो है वो दूसरे एरिया में बढ़ जाती है। और उसके बदले में क्या होता है, उसके बदले में ये होता है कि वो जिस मुल्क के वो हथियार होते हैं या जो कंपनी उसको बना रही होती है उसके शेयर्स आसमान पे चले जाते हैं, और जिसको वो हिट करते हैं, जिसको वो नकारा कर देते हैं या जो फेल सिस्टम हो जाता है, तो उस कंपनी के शेयर्स डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म का क्या बन जाता है, बिजनेस बन जाता है कि अगर जी फलां फर्ज किया पाकिस्तान ने S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह किया, तो अब उससे रशिया का वो जो डिफेंस सिस्टम उसकी मकबूलियत कम हो गई। दूसरे में जिस हाइपरसोनिक मिसाइल से उसको टारगेट किया गया उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, चाइना से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और चाइना की अगर उसकी कीमत पहले 100 रुपया है फ़र्ज़ किया तो उसकी 1000 पे चली जाएगी। इससे किसको फ़ायदा हुआ, इससे उस मुल्क को फ़ायदा हुआ जिसका ये हथियार था या जो बना रहा था या जो बेच रहा था। उससे क्या होगा, उसका डिफेंस बजट जो है वो मज़ीद जो है उसमें फ़्लो आना शुरू हो जाएगा और उनकी जो इकॉनमी है वो बढ़ जाएगी। यानी किसी जगह पर अगर जंग होगी तो वहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाला असला जिस मुल्क जिस कंपनी का होगा वहाँ पर खुशहाली आएगी। तो ये बात समझने की है कि जो आज की जंग है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर बैकग्राउंड में चल रही होती है। ठीक है, और जब वो जंग में अभी आपने जैसे देखा होगा कि F-17 की मांग ऊपर चलेगी, J-10C की ऊपर चलेगी, और जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनकी PL-1500 शायद या 500 नाम है उसका, उसकी मांग भी ऊपर चलेगी। मुख्तलिफ मुल्कों ने राफेल ख़रीदना बंद कर दिया या मुआहदा मनसूख कर दिया और बदले में क्या किया, जो F-17 थे और J-10C थे उनको ख़रीदने की अपनी जो है वो आमादगी ज़ाहिर की है। अब दूसरी बात कि जब इस तरह का मामला होता है तो इसमें जो
जो मुल्क छोटे मुल्क हैं, मतलब जिनका डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए इसमें फ़ायदा क्या? उनके लिए फ़ायदा ये है कि उनको चाहिए, जब एक फ़र्ज़ किया अभी राफेल की जो है वो प्राइस डाउन है, मेरे ख्याल में 345 पे उसका शेयर था और अभी शायद 210 पे है या 220 पे है। तो उन मुल्कों को क्या चाहिए कि जो त्यारा फ़र्ज़ किया पहले $1 मिलियन का था या $10 मिलियन का था, अब अगर वो $2 मिलियन पे आ गया तो उसकी प्राइस काफ़ी गिर गई है ना। तो जिन ममालिक का लो बजट होता है एयर डिफेंस का, उनको चाहिए कि उस मुल्क के साथ डिफेंस का मुआहदा करें, उससे वो त्यारे वो मटेरियल वो कंटेंट लें और अपने मुल्क का जो डिफेंस है उसको बेहतर कर लें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि उनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि रफाल एक बुरा त्यारा नहीं है, लेकिन ये है कि उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया गया। जब यूज़ नहीं किया गया तो उसकी मार्केट ज़ाहिर है सेंटीमेंट्स के ऊपर चीज़ें चलती हैं, तो मार्केट उसकी डाउन है। तो जो ममालिक जिनका डिफेंस कमज़ोर है उनको चाहिए कि इस वक्त उसको ख़रीद लें। ठीक है, और जिनकी फोर्सेस नहीं है वो फोर्सेस बनाएं और बनाकर उस चीज़ को शामिल अपने फोर्सेस में करें। इससे ये होगा कि अपना डिफेंस जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो थी जो मैं चाह रहा था कि आपको वार के जो बिहाइंड चीज़ें हैं वो बता सकूं कि वो क्या क्या होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि वार की टाइप्स क्या हैं, क्यों की जाती है, किस लिहाज से जो है ये बेहतर है, और कहाँ पर ये वार जो है वो यूज़ की जाए तो बेहतर है, और जब ये गलत यूज़ की जाए तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।